नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहा है। इसके पहले मायावती ब्राह्मण वोट साधने के लिए हर हर महादेव और ब्रह्मा विष्णु महेश के तमाम नारे लगाती रही हैं और आज भी प्रबुद्ध समाज की तमाम मीटिंगें, सभा, सम्मेलन करती हैं। अखिलेश यादव भी ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए पहली बार नहीं रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कह रहे हैं। इसके पहले इन्होंने परशुराम के मंदिर बनवाने के लिए कहा था, या यूं कहें कि चुनावी वादा किया था। आज तक कितने परशुराम मंदिर बने नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने वोट बैंक को साधने के लिए रामचरितमानस का महिमा मंडन किया है, उससे न सिर्फ दलित समाज बल्कि ओबीसी और ऊंची जातियों के लोग भी हतप्रभ हैं। पीडीए नाम की संस्था, सियासी संस्था चलाने वाले अखिलेश यादव का मूल मंत्र है कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करके वोट बैंक को बढ़ाया जाए। लेकिन एक तरफ उन्हें लगता है कि अगर ब्राह्मणों के वोट को हम नहीं हासिल कर पाएंगे तो सरकार बनने में मुश्किल हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों सवर्ण जातियों के वोट मिलाकर के कुल 15% से ज़्यादा नहीं है, 10 से 12% से ज़्यादा नहीं है। और इनके वोट के लिए अगर इस देश की साझा संस्कृति को, या फिर यूं कहें कि धार्मिक उन्माद को उभार करके वोट बैंक हासिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो क्या वही काम कमोबेश अखिलेश यादव और मायावती भी कर रही है? अगर बीजेपी के रास्ते पर चलना है तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देना चाहिए अखिलेश यादव को भी और मायावती को भी, लेकिन बीजेपी के रास्ते पर नहीं जाएंगे। बीजेपी के वोट बैंक को कम करने के लिए अगर पीडीए गठबंधन, अखिलेश यादव की सपा पार्टी रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान के रूप में चिन्हित कर रही है, तो इससे उसका वोट बैंक बढ़ने वाला नहीं है, घट अलबत्ते जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस से ओबीसी, एससी, एसटी का और महिलाओं का एक बड़ा तबका प्रभावित है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी में न सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को टारगेट किया गया है, उन्हें गालियां दी गई हैं, उन्हें पिटाई करने की बात कही गई है, बल्कि महिलाओं को एससी, एसटी यानी शूद्रों के समान, शूद्रों के चश्मे से देखा गया है। तो क्या महिलाएं वोट देंगी समाजवादी पार्टी को? और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जिन्हें एक जगह नहीं अनेक जगह गालियां दी गई हैं, महिलाओं को भी गालियां दी गई हैं। भ्राता, पिता, पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखहि नारी, रामचरितमानस में आख्यान में है यह कि महिलाएं चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा ही क्यों न हो, सबको सेक्स की नजरों से देखती हैं। और इस घिनौनी बात को लिखा है तुलसीदास ने। ढोल गंवार की बात तो खूब प्रचारित हो गई है, लेकिन बहुत से ऐसे दोहे और चौपाई मिल जाएंगे जिससे ओबीसी, एससी, एसटी को निशाना साधा गया है, उन्हें गालियां दी गई हैं, उन्हें धमकाया गया है।
महिलाओं को भी इसी तरह से निशाने पर लिया गया है और इसी वजह से रामचरितमानस से ओबीसी एससी एसटी का एक बड़ा तबका, खास करके जो अंबेडकरवादी दलितवादी हो गए हैं, आधुनिक विचारधारा, नई सोच, वैज्ञानिक सोच जिसमें विकसित हो गई है, वह वोटर कभी नहीं अखिलेश यादव को वोट देंगे। इस आधार पर कि सांस्कृतिक संविधान रामचरितमानस को बनाया जा रहा है। रामचरितमानस अनैतिहासिक है, इसका कोई इतिहास नहीं है। महाभारत का भी कोई इतिहास नहीं है। और इन ग्रंथों के आधार पर अगर कोई कालखंड इतिहास में आप समझ रहे हैं कि है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार जब से आई है 2014 से, इन पाखंडी अंधविश्वास पूर्ण धार्मिक ग्रंथों का जितना महिमा मंडन किया गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा इसकी फजीहत हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे चेहरा हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर रामचरितमानस की धज्जियां उड़ाते हैं और वह एक राजनीतिक कद्दावर राजनेता भी हैं। न सिर्फ लखनऊ में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो यूं कहा जाए कि रामचरितमानस का समर्थन करके वह सत्ता में गए हैं, तो बिल्कुल नहीं। जिस समय वह सत्ता में थे, कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उस समय में उन्होंने इसी ढंग से रामचरितमानस की बखिया उधेड़ी थी, जैसे वह अपने छात्र जीवन से उधेड़ते आ रहे हैं। और हमें लगता है ताजिंदगी रामचरितमानस, महाभारत और हिंदुओं के तमाम काल्पनिक धर्म ग्रंथों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाला अगर कोई शख्स है, तो हम समझते हैं कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य है। और अंबेडकर के खिलाफ अगर कोई चलने वाला है, तो वह अखिलेश यादव हैं, जो रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान की घोषणा कर रहे हैं। गनीमत की उन्होंने राजनीतिक संविधान नहीं कहा, वरना मनुस्मृति की तरह, जिस तरह से मनुस्मृति की वकालत भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करती है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की जगह उसे रिप्लेस करने की बातें आए दिन होती हैं। चुनावी एजेंडे बनाए जाते हैं कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अखिलेश यादव ने यह तो नहीं कहा कि हम मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करेंगे, और यह भी नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। लेकिन जितना भी उन्होंने कहा है, इसके लिए ओबीसी एससी एसटी के लोग, यहाँ तक कि यादव समाज के लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। यादव समाज के अनेक प्रबुद्ध लोग हैं जो कि अखिलेश यादव के रामचरितमानस के सांस्कृतिक संविधान के बयान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे लोग में वकील भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। कुशवाहा समाज के लोग, पटेल समाज के लोग और ओबीसी समाज के तमाम जातियों के लोगों ने जिस तरह से अखिलेश यादव की आलोचना रामचरितमानस को लेकर के किया है, सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश से कि अगर आपका सांस्कृतिक संविधान अच्छा है, आदर्श है, लागू करने लायक है, तो घोषणा कीजिए कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो हम इस सांस्कृतिक संविधान को बढ़ावा देंगे। लेकिन ऐसा अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। उन्हें पता है कि अब धर्म की राजनीति किसी न किसी रूप में तिरोहित हो चुकी है। जिस समय अयोध्या में 2024 में
22 जनवरी 2024 को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का कार्य हुआ था, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत राममय हो गया था। और उस समय ऐसा लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें तो जीतेगी ही, पूरे भारत की 543 सीटें जीत सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अयोध्या तक में भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी चुनाव जीत गए। तो धर्म की राजनीति को अब इस देश की जनता नहीं चलने देगी। ओबीसी एससी एसटी के लोग जो प्रगतिवादी विचारधारा से लैस हो रहे हैं, बुद्धिज्म से, अंबेडकरवाद से लैस हो रहे हैं, वह कतई नहीं चाहेंगे कि रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहा जाए। हमें लगता है कि सांस्कृतिक संविधान शब्दावली पहले कभी नहीं कही गई है किसी भी नेता के द्वारा, न किसी धर्म गुरु के द्वारा, न किसी कथावाचक के द्वारा। सांस्कृतिक संविधान के रूप में रामचरितमानस को चित्रित नहीं किया गया। पहली बार अखिलेश यादव ने कहा कि रामचरितमानस तो सांस्कृतिक संविधान है हमारा। उनके एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में रामचरितमानस की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जितनी गालियां पड़ रही हैं, अखिलेश यादव उन्हें समझ में आ गया होगा कि ओबीसी एससी एसटी की सोच क्या है और वह क्या चाहता है। और अगर कुछ ब्राह्मण वोट उन्हें मिल सकता है तो थोक के भाव में ओबीसी एससी एसटी का वोट बैंक उनसे छिटक सकता है। तो अखिलेश यादव को चाहिए, अभी समय है, पानी सिर से नहीं गुजरा है, कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तर्ज पर रामचरितमानस की सच्चाइयों से ओबीसी एससी एसटी को अवगत करें। रामचरितमानस के अंदर भरे ब्राह्मणवाद मनुवाद के जहर को समाज के सामने लाएं और उस जहर को खत्म करने की प्रक्रिया में रामचरितमानस को बैन करने की बात कहें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार कहा है कि रामचरितमानस महाभारत भगवत गीता को बैन किया जाना चाहिए। इसके पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बैन करने की मांग नहीं किया था। उस समय मनुवादी सरकार या मनुवादी सोच की सत्ता नहीं थी, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने हमला किया और मनुस्मृति को जला दिया। बाकी धर्मग्रंथों के लिए कहा कि गौरी गणेश हनुमान तमाम देवी देवताओं की पूजा हम नहीं करेंगे। और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के तहत धर्म परिवर्तन कर दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि के नारे आकाश में गुंजायमान करके 8 लाख से अधिक दलितों को बुद्धिस्ट बनाया। और आज एक अखिलेश यादव हैं जो अंधविश्वास पाखंड में फिर से ओबीसी एससी एसटी को डुबोने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पाने के लिए ओबीसी एससी एसटी को एक ऐसी अंधेरी गुफा में ले जाना चाहते हैं जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।